हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा को प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को और इसको अंगीकृत 22 जनवरी 1947 को दिसंबर में प्रस्ताव पेश हुआ था और 1 महीने बाद लगभग जनवरी में इसको अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान के उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों की जानने की कुंजी है। प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के विचारों की जानने की कुंजी है। भारतीय संविधान के उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है और इसका भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान सभा में प्रस्तावना कैसे लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, कितने न्याय है? 3 न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, कितने प्रकार उपासना की स्वतंत्रता, कितनी स्वतंत्रता हो गई? 5, विचार की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विश्वास की स्वतंत्रता धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समता कितने हैं? 2, प्रतिष्ठा एक समता एक अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए था उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, कौन सा संवत था? 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। किस दिन को संविधान को स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949। कौन सा तिथि था? मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी थी और संवत 2000 था। संविधान में अब तक एक संशोधन हुआ है। कौन सा संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन 1976। धारा 2 में उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। संविधान में अब तक एक बार संशोधन हो चुका, वह संशोधन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता। 42वां में संविधान संशोधन 1976 द्वारा। संविधान सभा के रूप में उद्देशिका पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अलग अलग केसों में अलग अलग आया है। तो देखते हैं, बेरूवाड़ी संघवाद कब आया था? 1960 में। बेरूवाड़ी संघवाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। बेरूवाड़ीवाद में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की क्या है? कुंजी है। अब आता है फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसमें उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में संविधान की मूल आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा कहा गया है। अब आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। इसमें भी प्रस्तावना को संविधान का भाग बताया गया और कहा कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह किस वाद में कहा गया? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद आता है 1994 में। इसमें भी कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र। के.एम. मुंशी ने कहा प्रस्तावना राजनीतिक जन्मपत्री है। के.एम. मुंशी ने कहा उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है। सुभाष कश्यप ने कहा संविधान अगर शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा, यदि उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका।
संसद ने उद्देशिका में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन कर सकती है। संसद उद्देशिका में किस अनुच्छेद के तहत संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन जो संविधान के मूल तत्व और मूल विशेषता है, जो संविधान के मूल तत्व और विशेषता है जो उद्देशिका में दिया गया है, उसको ध्वस्त करने वाला संविधान संशोधन कोई नहीं कर सकता। उद्देशिका में एक बार केवल संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, और उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। उद्देशिका की प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अब पढ़ते हैं संविधान के प्रमुख भाग और उसको विस्तार से पढ़ेंगे। भाग 1 में क्या है? संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1। इससे पहले पढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के बारे में क्या क्या कहा। अंबेडकर ने कहा कि भारतीय संविधान समय व परिस्थिति के अनुसार एकात्मक और संघात्मक हो सकता है। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के लक्षण के बारे में कहा कि भारतीय संविधान परिस्थिति के अनुसार एकात्मक भी हो सकती है और संघात्मक भी। केसी हुय्यर ने कहा भारत का संविधान अर्धसंघीय है। अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? हुय्यर, क्योंकि इनका खुद अक्षर आधा हुय्यर आधा हा है। भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघीय। केसी हुय्यर। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा भारत का संविधान सहकारी परसंघीय संविधान है। सहकारी परसंघीय। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा भारत का संविधान परसंघीय है। भारत का संघ अविनाशी है जबकि राज्य विनाशी है। भारत का संघ क्या है? अविनाशी। भारत का संघ अविनाशी मतलब भारत का जो संघ है वो नष्ट हो सकता है, मतलब नष्ट नहीं हो सकता है, जबकि राज्य विनाशी है। सॉरी, मतलब कह रहा भारत का संघ अविनाशी है। भारत का संघ कभी नहीं नष्ट हो सकता, जबकि राज्य जो है वो नष्ट हो सकते हैं। तो भारत का संघ कैसा है? अविनाशी संघ है और इसके राज्य विनाशी हैं। भारत का संघ अविनाशी है और इसके राज्य विनाशी हैं। भाग 1 संघ और इसका राज्य क्षेत्र है। इसमें भाग 1 में अनुच्छेद 1 है। इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ है। भारत कैसा संघ है? राज्यों का संघ है। और इसमें 3 तरह के राज्य आते हैं। भारत राज्यों का संघ है तो इसके संघ में कितने राज्य आते हैं? 3 तरह के। एक राज्यों के राज्य क्षेत्र, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र, तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं। इसमें एक राज्य आता है जो राज्य क्षेत्र होता है, दूसरा जो संघ क्षेत्र होता है, तीसरा ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं वो। तो भारत के राज्य संघ में कितने राज्य आते हैं? 3। राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 2 इसमें दिया है संसद विधि द्वारा नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश कर सकती है। नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 2 में है कि संसद जो है विधि बनाकर किसी नए राज्य की स्थापना कर सकती है और उसको प्रवेश भी कर सकती है। भाग 3 में है संसद विधि द्वारा। भाग 3 संसद विधि द्वारा किसी राज्य क्षेत्र में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या 2 से अधिक राज्यों को या उनके भागों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। अनुच्छेद 3 में है कि जो संसद है विधि बनाकर किसी भी राज्य क्षेत्र में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर 2 से अधिक राज्य के या तो मिलाकर या उसके कुछ भाग को अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य के साथ मिला सकती है और किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा भी सकती है। अनुच्छेद 3 में लिखा है विधि बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र की सीमा में परिवर्तन या उनके नामों में भी परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 3 में वर्णन है। अनुच्छेद 3 के अध्ययन उपरोक्त कोई भी परिवर्तन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाए। कोई भी परिवर्तन करता है जिससे नया राज्य बनाना हो या सीमाओं में परिवर्तन करना हो, नया राज्य मतलब कम करना हो या बढ़ाना हो, तो राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना संसद में कोई भी
पेश नहीं किया जाएगा प्रस्ताव। विधेयक की संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को विधेयक मतलब बनने से पहले राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजती है। जिस राज्य से घटाना, बढ़ाना या जोड़ना होगा उस राज्य में विधेयक पास होने से पहले राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल में भेजेगा वहाँ का मत जानने के लिए, जिसे निश्चित समय सीमा के भीतर वापस भेजना आवश्यक होता है। वहाँ जब भेजेगा तो एक निश्चित टाइम अवधि होगा, उसके भीतर उस राज्य को फिर विधानमंडल से मत अपना भेजना होगा। राष्ट्रपति विधानमंडल के मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि विधानमंडल से जो मत आया हो उसको माने। अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 2 व 3 के अधीन निर्मित कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन अगर कोई कानून बनता है तो वह अनुच्छेद 368 के तहत संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात कानून को साधारण बहुमत या प्रक्रिया द्वारा पारित माना जाएगा। विशेष बहुमत 368 में तो उसके द्वारा नहीं माना जाएगा, माना जाएगा कि साधारण बहुमत या साधारण प्रक्रिया से यह कानून पारित हुआ, जो 2-3 के निर्मित कानून होते हैं। 9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960 के तहत बेरुवाड़ी संघ, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पाकिस्तान को स्थानांतरित किया गया। 9वां संविधान संशोधन 1960 के में बेरुवाड़ी संघ पाकिस्तान को दे दिया गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र पृथक राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। देशी रियासतें कितने थी? 552 को 3 विकल्प दिए गए थे, या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र हो। देशी रियासत कितनी थी? 552। इनको 3 विकल्प मिला था, या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में, या ये स्वतंत्र रह सकती हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल व बीपी मेनन ने देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देशी रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? पटेल जी और बीपी मेनन की। 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई, जबकि 3 रियासतें हैदराबाद रियासत, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई करके ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। हैदराबाद रियासत को पुलिस कार्रवाई करके ऑपरेशन पोलो द्वारा भारत में मिलाया गया। और जूनागढ़ रियासत था, इसको जनमत संग्रह के आधार पर भारत में मिलाया गया था। कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग ब्रिटिश काल से हो रही थी। मतलब राज्य जो है बोल रहे थे भाषाई आधार पर बंटवारा करें हमारा, तो यह ब्रिटिश काल से ही। भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब और उनकी सिफारिशें की थी, इनके बारे में पढ़ते हैं। एस.के. धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग 1948 में बना। जो एस.के. धर आयोग बना, इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। यह कब बना? 1948 में। इसकी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में आ जाती है। इसमें कहा गया था राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। एस.के. धर आयोग ने कहा राज्यों का गठन भाषाई आधार पर छोड़कर प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। राज्य का पुनर्गठन भाषा के आधार पर छोड़कर प्रशासनिक सुविधा पर होना चाहिए। किसने कहा था? एस.के. धर आयोग ने। इसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। इसका गठन 1948 में, रिपोर्ट दिसंबर 1948 में। फिर दूसरी समिति बनती है जे.बी.पी. समिति। यह 1949 में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभ सीतारमैया। जे से जवाहरलाल, बी से वल्लभ भाई पटेल, पी से पट्टाभ सीतारमैया। जे.बी.पी. समिति की रिपोर्ट अप्रैल 1949 में आती है। इसने भी भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया। भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन को जे.बी.पी. समिति 1949 ने भी अस्वीकार कर दिया। फिर दूसरी समिति बनती है फजल अली आयोग के नेतृत्व में 1953 में।
न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे। अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर और फजल अली। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। फजल अली आयोग में 3 सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. पन्नीकर और फजल अली। यह 1953 में गठित किया गया। इसकी रिपोर्ट 1955 में आई, 2 साल बाद। इसने कहा कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार होनी चाहिए। कौन सा आयोग या रिपोर्ट थी जिसने भाषा का मुख्य आधार बताया? तो फजल अली आयोग 1953। लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। इसने कहा राज्यों के पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार होनी चाहिए, लेकिन इसने भी एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया। जहाँ एक भाषा हो एक राज्य गठित कर दो, इसको अस्वीकार किया। इसके 4 प्रमुख कारण बताए थे। इससे कहा कि देश की जो एकता, सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण, भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क दिए, लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन। इन्होंने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार किया और पुनर्गठन में भाषा मुख्य आधार होनी चाहिए, इसका वर्णन किया। इसके 4 कारण बताए। बोला कि देश की एकता और सुरक्षा का अनुरक्षण और संरक्षण होगा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता होनी चाहिए, वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क के लिए इसको कहा कि वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक के लिए महत्वपूर्ण है, लोगों की कल्याण की योजना और इसका संवर्धन करना। जेबीपी समिति की रिपोर्ट के पश्चात तेलुगु भाषियों ने पोट्टी श्री रामुलुलु के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की मांग का आंदोलन किया। जेबीपी समिति की रिपोर्ट के पश्चात जो 1949 में आई थी, उसके बाद तेलुगु भाषी पोट्टी श्री रामुलुलु के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश की मांग का आंदोलन तेज हो गया। पोट्टी श्री रामालुलु का 56 दिन के लगातार आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को निधन हो गया। पोट्टी श्री रामालु का 56 दिन के लगातार आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को निधन हो गया। पोट्टी श्री रामालु के निधन के उपरांत जवाहरलाल नेहरू ने 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश के अलग राज्य की घोषणा कर दी। जैसे पोट्टी श्री रामालु का निधन हुआ, तीव्र आंदोलन फैल गया, तो मजबूरन जवाहरलाल नेहरू को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा देना पड़ा। कब दिए? 19 दिसंबर 1952, 4 दिन बाद। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। घोषणा 19 दिसंबर 1952, गठन 1 अक्टूबर 1953। यह स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना। फजल अली आयोग ने सुझाव दिया कि 4 वर्गीय राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त किया जाए तथा 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाए। फजल अली आयोग ने 4 वर्गीय राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करने का बात किया। जो 4 वर्गीय राज्य बांटा गया था, उसको समाप्त करने की बात की फजल अली आयोग ने। और इसने फजल अली आयोग ने कितने राज्य गठन करने की बात की? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। पूछता है फजल अली आयोग ने कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की बात की थी? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। यह 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 व 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 दोनों के तहत राज्यों के वर्गीकरण जो थे उनको समाप्त कर दिया गया और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्रों का गठन किया गया। फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की थी और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। कितने राज्य? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1926 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 व 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत
1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। आंध्र प्रदेश और संघराज्य क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आंध्र प्रदेश हो गया, असम, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार हो गए, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मिनी द्वीप समूह, मणिपुर, त्रिपुरा। ये सब पहले मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश सब क्या थे? केंद्र शासित प्रदेश। चंदनगढ़ जो फ्रांसीसी उपनिवेश था, भू क्षेत्र का विलय 1954 में पश्चिम बंगाल में कर दिया गया। चंदनगढ़ फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसका विलय 1954 में पश्चिम बंगाल में कर लिया गया। 28 मई 1956 को भारत और फ्रांस के बीच हुई संधि के तहत फ्रांस ने अपने उपनिवेश क्षेत्र पुदुचेरी, माहे-यनम और कराईकल को भारत को सौंप दिया। पुदुचेरी, माहे-यनम और कराईकल को फ्रांसीसियों ने भारत को कब सौंपा? 28 मई 1956 को ये भारत में शामिल हो गए। 1961 ईस्वी में सैनिक हस्तक्षेप से गोवा, दमन, दीव को पुर्तगालियों से छीनकर भारत में मिलाया गया। गोवा, दमन और दीव किसके अधीन थे? पुर्तगालियों के अधीन थे। इसको भारत में 1961 में मिलाया। गोवा, दमन, दीव भारत में 1961 में। और 28 मई 1956 को फ्रांसीसियों द्वारा पुदुचेरी, माहे-यनम और कराईकल को भारत में सौंप दिया गया। 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य संघ शासित क्षेत्र कब बने? 1960 में द्विभाषी राज्य बम्बई को पृथक कर मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र और गुजराती लोगों के लिए गुजरात 1 मई 1960 को गठन किया गया। 1960 के आधार पर बम्बई जो द्विभाषी राज्य था उसे मराठी के आधार पर महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती के आधार पर गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को कर दिया गया। गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई 1960 को बने। 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 द्वारा दादर और नागर हवेली यह पुर्तगालियों के शासन के अधीन था का नाम परिवर्तित कर संघ शासित क्षेत्र में कर दिया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा दादर नागर हवेली जो पुर्तगालियों का अधीन था यह भी भारत में शामिल करके संघराज्य क्षेत्र घोषित किया गया। 10वां संविधान संशोधन 1961 में होता है। दादर नागर हवेली पुर्तगालियों का अधिकार था। 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा, दमन, दीव को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया और गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा गोवा, दमन, दीव को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। गोवा पूर्ण राज्य कब बना? 1987, शामिल 1962। 12वां संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दमन, दीव, गोवा केंद्र शासित प्रदेश कब बने? 12वां संविधान संशोधन 1962 द्वारा। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिला। 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा दिया गया और 1 दिसंबर 1963 से यह प्रभावी हुआ। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा पुदुचेरी को संघ शासित राज्य का दर्जा दिया गया। पुदुचेरी को संघ शासित 1962 में। शाह आयोग 1966। शाह आयोग कब आया? 1966 में। इसकी सिफारिश पर पंजाब राज्य से पंजाबी भाषा के लिए पंजाब राज्य व हिंदी भाषा के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का गठन किया गया और हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा आयोग की सिफारिश पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का गठन हुआ था? शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाब पंजाबी भाषा के आधार पर, हिंदी भाषा के आधार पर हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़।
हिमाचल प्रदेश 1971 में हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त कर लिया। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 25 जनवरी 1971 को मिला। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 इसके द्वारा असम में एक अलग स्वायत्त राज्य मेघालय 21 जनवरी 1972 का गठन किया गया। मेघालय का गठन 22वां संविधान संशोधन 1969 द्वारा असम से अलग करके बनाया गया। 21 जनवरी 1972 को असम से अलग करके मेघालय को बनाया गया। 21 जनवरी 1972 मणिपुर त्रिपुरा का भी गठन किया गया। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 21 जनवरी 1972 को बने। मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय मणिपुर त्रिपुरा मेघालय 21 जनवरी 1972 को। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 में इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का सहयोगी राज्य बनाया गया। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम अरुणाचल प्रदेश बना। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को बना। 20 फरवरी 1987 मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया। 30 मई 1987 गोवा। सिक्किम 16 मई 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम 16 मई 1975 को पूर्ण राज्य का दर्जा पाया। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तरांचल। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन किया गया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़। 9 नवंबर को उत्तराखंड। 15 नवंबर को झारखंड राज्य बना। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना बनाया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख का गठन किया गया। दादर नागर हवेली और दमन दीव अधिनियम 2019 द्वारा दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का विलय कर दिया गया। दादर नागर हवेली दमन दीव द्वारा दोनों केंद्र शासित प्रदेश का विलय कर दिया गया। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संयुक्त प्रांत जो है पहला राज्य था, इसका उत्तर प्रदेश नाम से परिवर्तन 1950 में किया गया। संयुक्त प्रांत पहला राज्य था जिसका उत्तर प्रदेश नाम से परिवर्तन 1950 में कर किया गया। कुछ राज्यों के परिवर्तित नाम। तमिलनाडु, इसका पुराना नाम मद्रास था। 1969 में इसको तमिलनाडु किया गया। तमिलनाडु का पुराना नाम मद्रास था। 1969 में नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया। कर्नाटक या 1973 में नाम हुआ। पहले कर्नाटक का नाम मैसूर था। 1973 में कर्नाटक कर दिया गया। लक्षद्वीप 1973 में लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किया गया। लक्काद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और अमीन द्वीप का नाम बदलकर 1973 में लक्षद्वीप किया गया। दिल्ली 1992 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा बना। दिल्ली कब बना? 1992 में। संशोधन कौन था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991। उत्तराखंड 2000 उत्तराखंड का पहले नाम उत्तरांचल था। 2006 में इसका नाम उत्तराखंड हुआ।
उत्तराखंड के पहला नाम उत्तरांचल था। 2006 में इसको उत्तराखंड कहा गया। पांडिचेरी 2006 में पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी 2006 में पुदुचेरी का नाम पांडिचेरी कर दिया गया। उड़ीसा 2011 में उड़ीसा को ओडिशा कर दिया गया। 2011 में उड़ीसा से नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। उड़ीसा से उड़ीसा किया गया। पांडिचेरी से पुदुचेरी 2006 में। उत्तरांचल से उत्तराखंड 2006 में बना। दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश 1992 में। लक्षद्वीप में निकाय अमिंदी 1973 में लक्षद्वीप हो गया। मैसूर को 1973 में कर्नाटक कहा गया। मद्रास को 1969 में तमिलनाडु का दर्जा मिला। पढ़ेंगे क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषदें सांविधिक निकाय होती हैं, ना कि संवैधानिक। इनका कोई अनुच्छेद में वर्णन नहीं होता है। या कैसे निकाय हैं? सांविधिक निकाय हैं, संवैधानिक निकाय नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया। क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत कुल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाया गया, जबकि पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन पूर्वोत्तरीय परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा 8 अगस्त 1972 को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत कुल 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया और पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद एक्ट 1971 के द्वारा किया गया। पूर्वोत्तर परिषद का गठन पूर्वोत्तर परिषद एक्ट 1971 के द्वारा 8 अगस्त 1972 को किया गया। वर्तमान में कुल 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय प्रयागराज या इलाहाबाद है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ आते हैं। इसमें कुल 4 राज्य आते हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद में 4 राज्य, इसका मुख्यालय प्रयागराज इलाहाबाद में है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता है। इसमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है। बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, इसका मुख्यालय कोलकाता। पश्चिम क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादर नगर हवेली पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय मुंबई है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई। इसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पुदुचेरी है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी आते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय शिलांग है। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं। पूर्वोत्तर परिषद में का मुख्यालय शिलांग। पूर्वोत्तर परिषद का मुख्यालय शिलांग। इसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आते हैं। मेघालय। पूर्वोत्तरी परिषद का मुख्यालय शिलांग, असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम आते हैं। क्षेत्रीय परिषद का गठन क्यों किया गया, इसका क्या कारण था? क्योंकि देश का प्राकृतिक विभाजन
नदी प्रणाली और संचार के साधन, यह भी क्षेत्रीय परिषद के गठन के कारण था। सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून की आवश्यकता। देश का प्राकृतिक विभाजन के कारण कहीं नदियाँ ज़्यादा हैं, कहीं कम है, कहीं बारिश कम, ये सब की वजह से क्षेत्रीय परिषद बनाया गया। नदी प्रणाली और संचार के साधन, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध, आर्थिक विकास, सुरक्षा और कानून आवश्यकता के कारण क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। क्षेत्रीय परिषद के गठन के उद्देश्य, राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करना। क्षेत्रीय परिषद के गठन का उद्देश्य क्या था? जो राष्ट्रीय एकीकरण है उसको साकार करना। केंद्र और राज्यों के विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करना। केंद्र और राज्यों के विचार और जो अनुभव हैं इनका एक दूसरे से आदान प्रदान हो सकेगा। विकास परियोजनाओं के सफल और तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोगी वातावरण की स्थापना के लिए। राष्ट्रीय एकीकरण को साकार करने के लिए, केंद्र राज्य के विचार और अनुभव का आदान प्रदान करने के लिए, विकास परियोजना के सफल और तीव्र निष्पादन के लिए राज्यों के बीच सहयोगी वातावरण की स्थापना हो सकेगी। क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष और सदस्य, जो केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। या तो गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रत्येक मुख्यमंत्री अपनी अवस्थिति के अनुसार 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। प्रत्येक मुख्यमंत्री अवस्थिति के अनुसार 1 वर्ष के लिए। मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री तथा संघ शासित क्षेत्रों से 2 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य के रूप में मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री। मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों से 2 सदस्य। केंद्र शासित से 2 सदस्य, राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री और मुख्यमंत्री, टोटल 5 लोग इसके सदस्य। नीति आयोग द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनके सदस्यों को प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त भी इसके सदस्य होते हैं। जो नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसके मेंबर, और राज्य के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। क्षेत्रीय परिषद के सदस्य की अध्यक्षता गृह मंत्री या उनके राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई केंद्रीय मंत्री। प्रत्येक मुख्यमंत्री अवस्थिति के अनुसार 1 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष के रूप में काम करेगा। मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य से राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री और संघ क्षेत्र से 2 सदस्य, संघ शासित प्रदेश से 2 सदस्य और राज्यपाल द्वारा नामित 2 मंत्री और मुख्यमंत्री सदस्य ये भी होते हैं। नीति आयोग द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं और प्रत्येक राज्य के मुख्य सचिव और विकास आयुक्त क्षेत्रीय परिषद के सदस्य होते हैं।